हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमन सेटअप प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज आपका बिजनेस अकाउंटेंसी पार्ट 2 आज आपका यहाँ पे होने वाला है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले बात करते हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स की। तो पार्टनरशिप के बारे में आपको पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग जब दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में कोई रिश्ता बनता है, रिश्ता का मतलब जहाँ पे ये लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं और बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं मिलकर, ठीक है, उस रिलेशनशिप को हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। जो भी एग्रीमेंट कर रहे हैं उनका कॉमन जो पर्पस होता है, वो मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्निंग ही होता है, ठीक है। फिर आता है पार्टनरशिप डीड, डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट कंटेनिंग द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। देखो जो भी पार्टनर्स के बीच में जो भी रूल्स रेगुलेशन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो एग्रीमेंट होता है। एक पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट होता है, एक एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, जहाँ पर उनकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि उनको किस हिसाब से बिजनेस चलाना है, किस रूल के हिसाब से वो लोग अपना शेयर प्रॉफिट जो है वो शेयर बांटेंगे एक दूसरे में। सारे रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पर लिखे रहते हैं, इसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप की। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर कि दो या दो से ज्यादा होना जरूरी है। अकेला इंसान पार्टनर नहीं बन सकता। एग्रीमेंट अमंग पार्टनर, देखो पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है। ओरल भी चलेगा और रिटर्न भी चलेगा, लेकिन आगे चल के कोई दिक्कत ना हो तो रिटर्न ज्यादा अच्छा होता है ओरल से। बिजनेस विद प्रॉफिट मोटिव, मोटिव आपका प्रॉफिट कमाना ही होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस आपको शेयर करना है। साथ ही साथ पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होनी चाहिए, यानी अगर कोई भी कर्जा हो जाता है या कोई लॉस हो जाता है तो आप लोग अपनी पार्टनर्स जो हैं वो अपनी पर्सनल एसेट्स बेचकर भी उसको चुकाएंगे, ठीक है। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट अमंग द पार्टनर्स, यानी म्यूचुअल एजेंसीज होती है। एक टाइम पे एक पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी होता है, एजेंट भी होता है। यानी अगर एक ने कोई काम किया है तो बेटा सारे के सारे लायबिल होंगे। अगर सपोज करिए किसी ने 5 5 लाख का उधार ले लिया, 3 पार्टनर थे, उनमें से एक ने किसी ने सप्लायर से उधार ले लिया, चुकाने की बात आएगी तो तीनों ही चुकाएंगे। यानी एक पर्सन का यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी है ना भाई, साझेदारी है। इसलिए अगर कोई एक काम करेगा तो भुगतना सबको पड़ता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर यहाँ पर एज पर सेक्शन 464 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 50 होते हैं, और पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसको रेगुलेट करता है। अब बात करते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं। सबसे पहले आपके फर्म का नाम होगा, आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो, नेचर होगा, आपके पार्टनर का नाम और एड्रेस होगा, आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखे होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन लोन, आपकी सैलरी कमीशन, सैलरी कितनी मिलेगी आपको, कितने पार्टनर से कितने कितने कैपिटल शुरुआत में लगाए हुए हैं, आपके बिजनेस ऑडिटिंग मैनेजमेंट, सब कुछ यहाँ पर पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा रहेगा। अब बात करते हैं कि अगर आपका पार्टनरशिप डीड नहीं है, आपने नहीं बना रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से रूल्स जो है या इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट काम करेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देखो अगर आपने कुछ भी नहीं बना रखा है रूल्स रेगुलेशन, तो प्रॉफिट एंड लॉस आप बराबर बांटोगे। इंटरेस्ट ऑन लोन आपको 6% मिलेगा। कितना मिलेगा? 6%, अगर आप कुछ लिखा नहीं है डीड में तो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको अलाउड नहीं मिलेगा। सैलरी जो है वो आपको नहीं मिलेगी। ड्राइंग जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो भी आपको नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। आप समझ में आए पार्टनरशिप डीड कितनी जरूरी है। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक्सटेंशन है। ये दिखाता है कि जो भी प्रॉफिट आता है ना, नेट प्रॉफिट, वो पार्टनर्स के बीच में किस तरीके से बांटा जाएगा। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट किस तरीके से बांटा जाए, उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। सारे जितने भी खर्चे होते हैं आपके बेटा, जितने भी खर्चे, वो डेबिट साइड आता है आपका। जितने भी खर्चे हैं आपके वो डेबिट साइड आते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे ब्याज, सैलरी देना, कमीशन देना, है ना, रिजर्व फंड ट्रांसफर कराना, प्रॉफिट ट्रांसफर करना पार्टनर्स को, सारे जितने भी खर्चे हैं डेबिट साइड आते हैं। और जो प्रॉफिट होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी जो भी पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी पैसे निकाल रहा है तो उस पर जो ब्याज कंपनी लेगी, मतलब पार्टनरशिप फर्म जो लेगी, तो वो ब्याज जो मिलता है, जो चीज मिलेगी, वो क्रेडिट है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे पार्टनर्स के दो कैपिटल अकाउंट का सिस्टम होता है, एक होता है फिक्स कैपिटल, एक फ्लक्चुएटिंग। याद रखिएगा फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट बनते हैं बेटा, पार्टनर के कैपिटल भी बनता है, करेंट भी बनता है। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ वो वाला अमाउंट लिखा जाता है जो शुरुआत में वो लोग जो पैसा लगाते हैं। पार्टनर जो शुरुआत में जो भी कैपिटल लगाया है,
ठीक है, वो यहाँ पर आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। लेकिन करंट अकाउंट में जो है वो जैसे हर बार आप कोई भी पैसा निकाल रहे हो, इंटरेस्ट ब्याज दे रहे हो, सैलरी वगैरह है, प्रॉफिट का शेयर है, वो सारी चीजें आप करंट अकाउंट में लिखते हो। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, वो है कैपिटल अकाउंट। इसी में ही सारे ट्रांजेक्शन आ जाएंगे, कैपिटल, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सब कुछ इसी के अंदर आएगा। इसमें दो नहीं बनते हैं, तो याद रखिएगा, फिक्स्ड के अंदर दो बनते हैं, पार्टनर का एक कैपिटल भी बनता है अलग और करंट भी बनता है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है। अब बात करते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। देखो, जब भी कोई पार्टनर, नया पार्टनर सपोज करिए फर्म के अंदर आता है, तो बाकी के पार्टनर उसे बोलते हैं कि यार तू आ जाना, पार्टनर हम लोग पार्टनरशिप करते हैं, तुम फर्म में आ जाओ, इतना तो हम तुमको प्रॉफिट का 110% हम गारंटी देते हैं कि हर महीने तुमको 10,000 प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। दैट इज कॉल्ड गारंटी ऑफ प्रॉफिट। लेकिन इसमें भी क्या होता है, अगर सपोज करिए आपके 15,000 आपका प्रॉफिट है तो आप 10,000 उसे दे दोगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सपोज करिए आपने 10,000 भी नहीं कमा पाए, आप 8,000 ही कमा पाए प्रॉफिट, तो वो डेफिशिएंसी जो है ना, तो जो पार्टनर बाकी बचे हुए हैं ना, वो अपना सेक्रीफाइस करके देंगे, क्योंकि आपने गारंटी ली थी कि आपको तो मिनिमम हम देंगे ही देंगे 10,000। तो अगर प्रॉफिट ना भी होता है तो आप अपनी जेब से अपना शेयर, जो बाकी के जो पार्टनर्स होते हैं वो अपनी जेब से उसको देते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसके अंदर ऐसे ही आपका बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल द पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बनाया जाता है। और गारंटिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गारंटी पार्टनर, यहाँ पर डेबिट क्रेडिट करा जाता है। ये आपकी आएगा नहीं क्वेश्चन में, बट मैंने बता दिया आपको। फिर आते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स। देखो कुछ क्या होता है, हमेशा हम लोग कोई भी गलती, ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, फाइनल अकाउंट बन जाता है, बैलेंस शीट बना लिया जाता है, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि हमने कुछ गलती कर दी, ओमिशन हो गया, एरर हो गया। कैसे, जैसे कि सपोज करिए ब्याज लिखना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, सैलरी, ये सारी चीजें आप सपोज करिए भूल गए, तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि आप इसको एडजस्ट करो। ये नहीं कि आपने पूरा दोबारा नहीं बनाओगे, बेटा पूरा दोबारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाया जाएगा। तो इसमें बोला जाता है कि जो भी आपने गलती करी है, जो भी आप भूल गए हैं, उसको एडजस्ट कर दीजिए और उसका करेक्ट जनरल एंट्री पास कर दो, और जनरल एंट्री करेक्ट बनाकर आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हो। ये चीज यहाँ पर बोली गई है। ठीक है, तो या तो आप सीधे, आप क्या करो, रेक्टिफाई करो, सीधे आप कैपिटल अकाउंट में जाकर सही कर दो भाई, पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वहां जाके आप एडजस्टमेंट एंट्री कर दो, या फिर आप एडजस्टमेंट एंट्री थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना के दिखा दो अलग से। अब आता है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अ न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड व्हेन द फर्म नीड्स एडिशनल कैपिटल। देखो, जब भी कोई जरूरत होती है, ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, कोई हेल्प की जरूरत होती है, तो हमेशा एक नए पार्टनर को एडमिट किया जाता है, एक नए पार्टनर को लाया जाता है। ठीक है, लेकिन नए पार्टनर को बेटा जब भी हम ला सकते हैं जब सबका रजामंदी हो, यानी जितने भी पुराने पार्टनर्स हैं सब अगर एग्री करेंगे तो ही नया पार्टनर आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, कंसेंट होना बहुत जरूरी है, ये चीज आप याद रखिएगा। अब देखो, नया पार्टनर जब आता है, एडमिशन होता है नए पार्टनर का, तो सब कुछ दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, नया एग्रीमेंट बनता है, क्योंकि नया बंदा आ गया है तो नया एग्रीमेंट बनेगा, हर चीज दोबारा से चीजें होंगी। ठीक है, अब देखो जो नया पार्टनर आता है उसके दो हक होते हैं फर्म के अंदर। पहला होता है कि वो जो भी पार्टनरशिप फर्म के एसेट से उसका हक है उसके ऊपर, बिल्कुल होगा मैम। और जो प्रॉफिट होगा पार्टनरशिप फर्म के अंदर, उसको उसका पूरा हक है उस प्रॉफिट में शेयर लेने का। करेक्ट, आपको आगे ये दो इसके राइट होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ टाइम पे क्या होता है, जब नए पार्टनर्स आ जाते हैं ना, समटाइम्स द पार्टनर ऑफ अ फर्म में डिसाइड टू चेंज देयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई नया पार्टनर आ जाता है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, जो पुराने पार्टनर्स होते हैं वो सोचते हैं कि अब हम अपना जिस जो रेशियो से हम लोग अपना प्रॉफिट और शेयर बांट रहे थे, हम लोग उसको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि नया पार्टनर आ चुका है, तो इसलिए ये लोग चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको पॉइंट्स क्या क्या रिमेंबर रखने हैं कि नया पार्टनर आता है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं। देखो, जब नया पार्टनर आता है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाता है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नया एडमिट होगा तो आपका सब कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, दूसरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखो बेटा, जो नया अब आया है, नया वाला जो आया है, अब पुराने वाले क्या करेंगे, जो अपना हिस्सा उसको देना पड़ेगा। देखो, जब नया आ जाता है, आपके पास सपोज करिए चार आपके पास रसगुल्ले थे और आपके पास कोई चार लोग, एक पांचवा मेंबर आ जाए, तो आप लोग अपने में से एक थोड़ा थोड़ा हिस्सा उसको देते हो ना, तो दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। देखो, जब नया पार्टनर आता है तो कुछ ना कुछ लेकर आता है, क्या लेकर आता है, गुडविल लेकर आता है। तो उस गुडविल को फिर बदले में, जब बेचारे अपना रसगुल्ला दे रहे हैं नए वाले को, तो वो बदले में क्या देता है, गुडविल देता है। तो गुडविल पुराने जो पार्टनर होते हैं वो अपने पुराने रेशियो में इसको बांट लेते हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। देखो, एसेट्स और लाइबिलिटीज को दोबारा से नई वैल्यू पे रिवैल्यूएट किया जाता है, क्योंकि नया पार्टनर आया है तो आज की वैल्यू के हिसाब से हमें एसेट्स देखने पड़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व। देखो, जो भी प्रॉफिट एंड रिजर्व होगा वो पुराने पार्टनर्स के बीच में पुराने रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, नए वाले को नहीं मिलेगा, क्योंकि बेटा नया वाला था जब इनके पास प्रॉफिट था, नहीं मैम नया वाला उस टाइम पे नहीं था।
नया तो अब आया है, तो इसलिए जो भी प्रॉफिट होगा वो पुराने रेशियो में ये लोग खुद ही बांटेंगे अपने आप में, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। देखो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स का मतलब होता है कि कोई पर्सन जब जो है वो पार्टनर को कंटिन्यू ना करके अपना छोड़ दे, लेकिन फर्म कंटिन्यू करेगी, फर्म बंद नहीं होती है, यानी फर्म अपना बिजनेस चलाती रहेगी, कुछ चेंजेस आ सकते हैं क्योंकि वो रिटायर हो रहा है, दूसरा पार्टनर छोड़ के जा रहा है। पार्टनर रिटायर हो सकता है अगर कोई एग्रीमेंट में लिखा है, या फिर सारे पार्टनर एग्रीमेंट एग्री करते हैं कि हाँ भैया आप रिटायर हो जाओ, या फिर वो अपनी मर्जी से या रिटर्न नोटिस देकर रिटायर हो सकता है, ठीक है। अब क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं, देखो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। अब वो चाहेगा तो फिर से दोबारा से इन लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करना पड़ेगा, यहाँ पे गेनिंग रेशियो में करते हैं। और एडमिशन के टाइम पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है, याद रखिएगा। एडमिशन के टाइम पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है, रिटायरमेंट के टाइम पे गेनिंग रेशियो होता है। गुडविल और वैल्यूएशन को आप एडजस्ट करोगे, है ना, करोगे, उसका हिस्सा दोगे उससे कि नहीं दोगे। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स को फिर से रिवैल्यूएट करना पड़ेगा। और जितना भी आपका रिजर्व है, प्रॉफिट है, उसको बांटोगे, जो जा रहा है उसको दोगे नहीं, उसका हिस्सा देना पड़ेगा। देखो, क्योंकि जब प्रॉफिट था या लॉस था उस टाइम पे वो बंदा प्रेजेंट था। अब रिटायर होके जा रहा है, उस टाइम पे वो था, इसलिए उसका पूरा हक बनता है प्रॉफिट ले जाने का, ठीक है। जो भी उसका अमाउंट ड्यू होगा वो आप उसको दे दीजिए, जो भी उसका बकाया है, जो भी चीज है, उसके रिटायरमेंट पार्टनर का पेमेंट आपको करना है। वैल्यूएशन और एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब रिटायर पार्टनर है, वो अपना उसका थोड़ा सा गुडविल का शेयर वो लेके जाएगा, क्योंकि जब गुडविल अर्न करी थी कंपनी ने तो वो उस टाइम पे पार्टनर था। जब बिजनेस ने गुडविल अर्न करी थी, कमाई थी, तो वो उस टाइम पे प्रेजेंट था, इसलिए उसका हिस्सा बनता है। तो जो कंटिन्यू पार्टनर होंगे वो क्या करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर को गेनिंग रेशियो में जो है वो गुडविल पे करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल इनटू प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ रिटायर पार्टनर। इस फॉर्मूले के हिसाब से गुडविल निकाली जाती है रिटायरमेंट वाले पर्सन की। अब बात करते हैं डेथ ऑफ द पार्टनर। देखो, पार्टनरशिप एंड हो जाएगी अगर डेथ हो जाए किसी पार्टनर की, लेकिन फर्म तो फिर भी कंटिन्यू चलती रही, कहते हैं ना, डेथ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्रीमेंट चलता रहेगा। अब जो डिसीज पार्टनर होता है, जिसकी डेथ हो गई है, उसका जो प्रॉफिट है वो लास्ट ईयर के प्रॉफिट या फिर एवरेज करके उसके बेसिस पर सेल्स का जो भी एवरेज जो भी सेल्स हुई है, ठीक है, उसका लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट होगा, जो लास्ट साल का, पिछले साल का जो प्रॉफिट होगा, उसके हिसाब से उसको शेयर प्रॉफिट उसमें से दिया जाता है, याद रखिएगा। अब एग्जीक्यूटर क्या होते हैं, देखो, जो डिसीज पार्टनर होता है उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं ना, जैसे उसका बच्चा, उसकी वाइफ, उसका बेटा बेटी, तो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं डिसीज पार्टनर के, उसको एग्जीक्यूटर बोला जाता है। जब पार्टनर डाई, मतलब व्हेन द पार्टनर डाइज, द फाइनल बैलेंस टू डिसीज पार्टनर विल पे टू द लीगल इयर्स इज कॉल्ड एग्जीक्यूटर। जब पार्टनर की डेथ हो जाती है तो जो भी पैसा वगैरह जो भी बचता है, जो भी होगा, वो उसके लीगल, कानूनी जो उसके एग्जीक्यूटर होंगे उसको दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन का मतलब ही होता है ब्रेकिंग अप, टूट जाना, सिचुएशन जहां पर सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, ठीक है। अब दो तरीके के डिसोल्यूशन होते हैं, एक तो होता है पार्टनरशिप, एक डिसोल्यूशन होता है फॉर्म का। अगर मैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करूं तो व्हेन द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप अमंग डिफरेंट पार्टनर चेंजेस विदाउट अफेक्टिंग द एंटिटी ऑफ द फर्म। पार्टनरशिप का मतलब है फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो या दो के बीच में जो रिश्ता था पार्टनर्स के बीच में, वो जो है वो टूट जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन फर्म को कोई भी आंच नहीं आएगी, ठीक है। उसे बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब सिचुएशन हो सकती है, डिफरेंट सिचुएशन है, अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो क्या क्या हो सकता है। देखो, डिसॉल्व होने के बहुत सारे तरीके होते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो भी हमें डिसॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि नया फिर से बनाना पड़ता है। कोई रिटायर हो रहा है, कोई डेथ हो किसी की हो रही है, कोई इंसॉल्वेंट हो रहा है, या आपका पूरा वेंचर कंप्लीट हो चुका है, आपने जिस पीरियड के लिए सोचा था वो पीरियड आपने काम कर लिया, खत्म हो गया, या आपके पार्टनरशिप का पीरियड का एक्सपायरी डेट आ गई है, ठीक है, कि हमें, हम तो 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट था हमारा, अब हम खत्म। तो इन सिचुएशनों में डिसोल्यूशन माना जाता है, ठीक है। इसे याद रखिएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कब होता है, जब कोई नया पार्टनर आ जाए, कोई रिटायर हो जाए, डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, यानी दिवालिया हो जाए, आपका एक्सपायरी पीरियड हो जाए पार्टनरशिप का, आपका काम कंप्लीट हो जाए जिस टाइम के लिए आपने पार्टनरशिप रखा था, तो इन सिचुएशन में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोला जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब खत्म हो जाना का मतलब फर्म खत्म नहीं होगी, आपका रिश्ता चेंज हो जाएगा। अब आता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का ही मतलब यही होता है कि आपका फर्म बंद हो जाएगी, योर ऑल द पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ फर्म कम्स टू एन एंड, यानी यहाँ पे आपकी फर्म बंद हो रही है।
अब यहाँ पे कौन कौन से मोड्स होते हैं जब फॉर्म डिसॉल्व होती है। एक तो होता है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में लिखा हुआ था इसलिए बंद हो गई। एक होता है कंपलसरी डिसोल्यूशन, भाई कंपलसरी करनी थी, यानी आप इंसॉल्वेंट हो चुके हैं या कोई दिक्कत आ गई है, बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है तो आप डिसॉल्व करो। या फिर कुछ कंटीजेंसीज को इमरजेंसी की वजह से आपको बंद करनी पड़ रही है, डिसोल्यूशन नोटिस देके भी आप कर सकते हो। कोर्ट के द्वारा, मान लीजिए कोर्ट को कुछ लग रहा है आप इलीगल चीजें कर रहे हो तो आपका फॉर्म बंद करा सकती है। अब आता है कैश डिस्ट्रीब्यूशन। देखो जब एसेट्स को हम लोग बेचते हैं, कंपनी बंद हो गई, कंपनी बंद होती तो एसेट्स को बेचते हैं, तो पूरे एसेट्स एक साथ ना बेचकर उन्हें इंस्टॉलमेंट में बेचना कैश डिस्ट्रीब्यूशन या फिर पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है, याद रहेगा। जब एसेट्स को इकट्ठा ना बेचकर इंस्टॉलमेंट में बेचा जाए तो उसे बोलते हैं पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ऐसा बेच के जो पैसा आपको आएगा तो उसको किस किस को देना होता है, तो सबसे पहले आपको तो अपने सारे खर्चे हैं जितने भी और बाहर के कर्जे हैं उनको पूरा कर दो, भाई पैसा आया है तो ठीक है, जिसमें आपके सिक्योर्ड क्रेडिटर, आपके टैक्स वगैरह अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आ जाते हैं। फिर जो भी बचता है वो पार्टनर का लोन चुका दो, और फिर जो जितना थोड़ा बहुत और उसके बाद भी बच जाता है तो पार्टनर का कैपिटल बैलेंस में डाल दिया जाता है, ठीक है। इसके दो मेथड होते हैं पीस मिल के, एक हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड होता है, एक मैक्सिमम लॉस मेथड होता है। देखो हाईएस्ट रिलेटिव मेथड वो मेथड होता है जब कहते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा उसको ही दिया जाएगा, इसमें से सबसे पहले उसको दिया जाएगा जिसने सबसे ज्यादा कैपिटल लगाया था, जिसने सबसे ज्यादा कैपिटल लगाया था सबसे पहले उसी को ही पे किया जाएगा। और मैक्सिमम लॉस मेथड में ये बोला जाता है कि जो एसेट्स बिके नहीं है हम उसको लॉस मान के चलते हैं, और फिर हम उसको जितना भी कैश जो बचेगा वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, हाइपोथेटिकल लॉस मान के चलते हैं उसको, ठीक है। लॉस हुआ नहीं, बस लॉस मान लेते हैं कि हमें लॉस है, और जो भी कैश होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब बात करते हैं काउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। देखो शेयर कैपिटल का मतलब ही यही होता है कि जब कोई कंपनी को पैसों की जरूरत होती है, किसी भी कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो वो शेयर्स इश्यू करता है, छोटे छोटे टुकड़े शेयर्स जिसे बोलते हैं इश्यू करता है, और पब्लिक से पैसा इकट्ठा करता है और अपने अपना बिजनेस में लगाता है, दैट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। इसके कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहला ऑथराइज्ड नॉमिनल कैपिटल, ये मैक्सिमम कैपिटल होता है, इतना आपको अलाउड है कि भैया आप 10 लाख से ज्यादा शेयर्स इश्यू नहीं कर सकते, या 10 लाख से ज्यादा आपका आप कैपिटल रेज नहीं कर सकते, ये मैक्सिमम अमाउंट होता है, इससे ज्यादा आप नहीं कर पाओगे। दूसरा होता है इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल वो कैपिटल होता है जो इतना आपसे बोला गया है मैक्सिमम कि भाई आप 10 लाख तक कर सकते हो, तो सपोज करिए 10 लाख में से 8 लाख आपने जो है वो इश्यू कर दी कंपनी पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए, दैट इज कॉल्ड इश्यू कैपिटल। फिर होता है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल वो सपोज करिए 8 लाख में से 6 लाख लोगों ने आपके शेयर्स खरीदे हैं, पब्लिक ने सब्सक्राइब करे हैं, तो उसे बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल वो पोर्शन होता है जो आपको शेयर होल्डर्स को वाकई पे करना होता है, और पेड अप कैपिटल वो होता है जो एक्चुअली आपने पे कर दिया है, मतलब पब्लिक ने आपको पे कर दिया है। और रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल होता है जो आप बचा के रखते हो, जब कंपनी बंद बंद हो जाती है ना तो उस टाइम के लिए आप ये रिजर्व कैपिटल बचा के रखते हो कुछ पैसे। अब देखो इश्यू ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स है, शेयर्स आप पार पे भी इशू कर सकते हो, प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हो, 100 है तो 100 पे कर दो, 10 का शेयर है 10 पे इशू कर दिया, या 10 का शेयर है तो 110 पे इशू कर दिया, 10 रुपए फालतू भी आप इशू कर सकते हो। इसी कुछ एंट्रीज हैं। सबसे पहले बैंक अकाउंट टू डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन होता है, जब आपका एप्लीकेशन कैश रिसीव्ड होता है। जब आप एप्लीकेशन ट्रांसफर करते हो तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट होता है। जब आप अलॉटमेंट करते हो प्रीमियम के साथ तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम में आता है। और बैंक अकाउंट फिर आप रिकॉर्ड जब आप कैश रिसीव करते हो अलॉटमेंट का तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और जब आपकी इंस्टॉलमेंट कॉल मनी ड्यू रहती है तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आप लोग थोड़ा सा लर्न कर लेना। अब देखो फोर फीचर एंड रीइश्यू शेयर्स। अगर कोई शेयर होल्डर है या कोई ऐसा जो है आपका कॉल मनी देने से मना कर रहा है, या पब्लिक थे उन्होंने 10 रुपए के शेयर्स आपने इशू करे, उसने 8 रुपए दिए, 2 रुपए नहीं दिया आपको, भैया आपने 10 रुपए का शेयर इशू किया था और उसने सिर्फ 8 रुपए ही दिए आपको और कहा 2 रुपए बाद में दे दूंगा और उसने नहीं दिए 2 रुपए, तो आपकी कंपनी उसके शेयर्स कैंसिल कर सकती है या फिर जब्त कर सकती है, जिसे बोलते हैं फोर फीचर ऑफ शेयर्स। फोर फीचर ऑफ शेयर्स की आपकी एंट्री बनती है शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल सिनेरियर टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। अब याद रखिएगा इसको रीइश्यू भी करा जा सकता है। अब आपके पास जो 8 रुपए थे आप वो भी रख लोगे और शेयर्स भी रख लोगे, तो आप इस 8 रुपए को री इश्यू भी कर सकते हो, डिस्काउंट पे भी कर सकते हो। डिस्काउंट पे इसलिए कर सकते हो बेटा, उसी इतना ही अमाउंट पे आप कर सकते हो जितना आपको अलाउड है, जितना आपने पहले दिया था, मतलब री इश्यू जो है अमाउंट उतना ही आप एक्सीड कर सकते हो, एक लिमिट से ज्यादा आप मैक्सिमम डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बोला था कि आप 10 रुपए का इश्यू 10 का था आपने शेयर और आपने 8 रुपए ले लिए, ठीक है, 8 रुपए आप भी ले लिया आपने और जब्त भी कर लिया शेयर। अब ये डिस्काउंट जो है आप
जो है 8 रुपए, अगर आप चाहो तो 8 रुपए में पूरा शेयर्स इश्यू कर सकते हो, लेकिन उससे कम में नहीं कर सकते ना उससे ज्यादा में कर सकते हो, यानी मैक्सिमम डिस्काउंट आप अलाउड कर सकते हो ऑन रेशियो ऑफ फोरफिटेड शेयर्स कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑलरेडी फोरफिटेड ऑन दीज शेयर्स। उससे ज्यादा पे नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि 10 के शेयर्स हैं। सपोज करिए उसने रमेश को 10 रुपए के शेयर्स दिए, रमेश ने सिर्फ 3 रुपए ही दिए बेटा, 7 रुपए रमेश ने दिए ही नहीं। तो कंपनी क्या करेगी, उसके शेयर्स भी रख लेगी और ये 3 रुपए भी रख लेगी, उसके शेयर्स भी रख लेगी, उसके 3 रुपए भी रख लेगी। अब वो दोबारा इशू कर देगी, किसी और को दे देगी वो शेयर्स। तो वो मैक्सिमम 7 तक दे सकती है, कंपनी को पूरे 10 करने हैं, 3 रुपए उसके पास ऑलरेडी हैं, जमा हुए हैं। तो अगर वो 7 रुपए में भी दोबारा से रीइश्यू करता है डिस्काउंट पे 7 रुपए में, तो इस इतना वो कर सकता है आराम से, क्योंकि उसके पूरे पड़ जाएंगे। अगर 7 रुपए में लोगों ने खरीद लिया तो 3 रुपए उसके पास पहले से ही है, तो 7 3 10, 10 उसके पूरे हो जाएंगे। तो यानी वो सिर्फ इतने लिमिट तक ही कर सकता है, 6 8 9 नहीं कर पाएगा। जितना फोरफिटेड शेयर्स हुए हैं उतने ही करने हैं, यानी जितने उसने अमाउंट नहीं दिया उतने तक आप डिस्काउंट दे सकते हो। अब देखो अगर वो 7 में भी दे देता है तो 3 रुपए उसके पास ऑलरेडी रखे हैं, तब भी उसके 10 पूरे हो जाएंगे। समझ में आ गया, वो रेशियो करेगा तो। अब आते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। देखो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स जब जरूरत होता है, जब एमेलगेमेशन होता है, दो कंपनी मिलती है, रिस्ट्रक्चर होता है, या टैक्स का कैलकुलेट किया जाता है। आपको इनके फॉर्मूले याद रखने हैं और इनका मेथड याद रखना है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के 3 मेथड है। इंट्रिंसिक वैल्यू जिसे हम नेट एसेट्स बोलते हैं, इसका फॉर्मूला है टोटल रियलाइजेबल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस प्रेफरेंस कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी शेयर्स। दूसरा है इसका यील्ड वैल्यू मेथड, जहां पर है फॉर्मूला एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। तीसरा मेथड है फेयर वैल्यू मेथड इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ये आपकी जिम्मेदारी है इस फॉर्मूले को याद रखना। अब बात करते हैं डिवेंचर्स की। डिवेंचर्स एक रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेट टेकन बाय अ कंपनी एज दीज आर इश्यूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी। डिवेंचर का सीधा सा मतलब अगर मैं अपनी शुद्ध भाषा में बताऊं तो लोन, कर्जा, ठीक है, ये होता है डिवेंचर। कंपनी डिवेंचर इश्यू करती है, बदले में लोन लेती है, ठीक है, अंडर द सील ऑफ द कंपनी। इसमें आपके स्टॉक, बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज आती हैं। देखो ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो डिबेंचर्स को हम लोग पार पे भी इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं और डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखना, इसको सिर्फ रिडीम जब करते हैं, रिडीम करते हैं, जब वापस करते हैं, तो सिर्फ पार और प्रीमियम पे ही कर सकते हैं, डिस्काउंट पे नहीं कर सकते, नहीं तो जिसने आपको लोन दिया उसको नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपको रिडेम्पशन अलग याद रखना है, और आपको इश्यू तो तीनों पे कर सकते हैं, बट रिडेम्पशन सिर्फ पार और प्रीमियम पे कर सकते हैं, बस आप इतना याद रखो। फिर आता है परचेज कंसिडरेशन। देखो परचेज कंसिडरेशन रिफर्स टू अमाउंट पेड बाय द परचेजिंग कंपनी टू द वेंडर कंपनी फॉर द परचेज ऑफ बिजनेस। जब कोई एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीदती है तो खरीदने के बदले में जो उसको देती है पैसा, उसे बोलते हैं परचेज ऑफ बिजनेस। क्या बोलते हैं? परचेज ऑफ बिजनेस। इसके अंदर शेयर्स भी हो सकते हैं, सिक्योरिटीज आप कैश में भी पे कर सकते हो, शेयर्स में भी पे कर सकते हो, ठीक है। अब आपको लर्न करना है इसकी मेथड ऑफ परचेज कंसिडरेशन। इसके मेथड में से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि परचेज कंसिडरेशन के कौन से मेथड है। लमसम मेथड्स, इकट्ठा पैसा दे देना, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स मेथड, नेट पेमेंट मेथड, या फिर नेट एसेट मेथड। इसको लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। A company is an artificial person created by law. The legal procedure by which company is to be closed completely is known as liquidation. Liquidation का मतलब कानूनी के नज़र में कानून तरीके से कंपनी को बंद किया जाता है, उसे बोलते हैं लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब वाइंडिंग अप कर देना, बंद कर देना। और इसके लिए लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है। किसको अपॉइंट किया जाता है? लिक्विडेटर को। वो आता है, वो बंद करवाता है। अब क्या क्या तरीके हैं लिक्विडेशन के? 3 तरीके होते हैं, कंपलसरी वाइंडिंग अप है, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप है, सुपरविजन बाय कोर्ट है। कंपलसरी आपका काम पूरा हो गया, आपने कर दिया। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप है, आपकी मर्जी, आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। और तीसरा होता है कोर्ट ने ऑर्डर दिया है आपको बंद करने के लिए। अच्छा, अब लिक्विडेटर क्या होता है? लिक्विडेटर एक वो पर्सन होता है जो अपॉइंट किया जाता है कि आप कंपनी को बंद करिए। उसका फंक्शंस याद रखने हैं आपको।
ही रियलाइज ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी, यानी वो सारे एसेट्स को देखता है, क्या क्या बचा है उसको बेचता है। ही कलेक्ट्स अमाउंट ड्यू टू फ्रॉम द कॉन्ट्रीब्यूटरीज, जो शेयर होल्डर्स हैं उनसे जो भी अमाउंट ड्यू है वो कलेक्ट करता है। ही डिस्ट्रीब्यूट द सेल प्रोसीड ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी एंड अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द कंट्रीब्यूटर्स इन फॉलोइंग ऑर्डर, जो भी पैसा आता है सेल करता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है वो, ठीक है, जो भी एसेट्स बेचा है उससे जो पैसे आए हैं, और जितना भी रिसीट्स एंड पेमेंट हुआ है उसको रिकॉर्ड करता है और कोर्ट में जाकर उसको सबमिट करता है, याद रखना। कोर्ट में कब जमा करता है? जब कंपलसरी वाइंडिंग अप होता है, याद रखो, कोर्ट में कब जमा करेगा? जब कंपलसरी वाइंडिंग अप है। और कंपनी को कब करता है? जब कंपनी अपनी मर्जी से वॉलंटरी वाइंड अप करती है तो कंपनी के पास जमा कर देगा, कंपलसरी वाइंडिंग है तो कोर्ट के पास जमा करेगा। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि ऑर्डर ऑफ पेमेंट कैसे कैसे किया जाता है। सबसे पहले जो भी खर्चा होता है ना लिक्विडेटर का खुद का, भाई वो आया है, जो भी खर्चा लगेगा बंद करने में कंपनी में, उसकी सैलरी है पहले तो वो पूरा करता है वो। फिर उसके बाद जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं बेटा उनको पैसे दिए जाते हैं, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को दिए जाते हैं, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को दिए जाते हैं, फिर जो भी कुछ बच जाता है वो क्या करा जाता है, वो आपके शेयर होल्डर्स को बांट दिया जाता है। अब बात करते हैं एमेलगेमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन। देखो एमेलगेमेशन का मतलब ये होता है जब दो या दो से ज्यादा कंपनी बंद होकर एक नई कंपनी शुरू करें। आपको याद होगा हीरो होंडा, तो हीरो और होंडा अलग अलग कंपनी थी पहले, हीरो अलग थी होंडा अलग थी। तो हीरो होंडा जुड़ गई, मतलब हीरो भी बंद हो गई होंडा भी बंद हो गई और दोनों ने मिलकर एक नई कंपनी बना दी हीरो होंडा। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, दोनों कंपनीज बंद होकर एक नई कंपनी बनाना, दैट इज कॉल्ड एमेलगेमेशन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जब कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को खा जाए, यानी खरीद ले या उसको कब्जा कर ले, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? देखो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन ये होता है कि जब कोई स्ट्रगलिंग कंपनी है, लॉस पे हो रहा है, तो वो क्या करे, लिक्विडेट हो जाती, बंद हो जाती है और एक नई कंपनी को टेक ओवर कर लेती है। फिर होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कोई भी कंपनी बंद नहीं होती बेटा, जैसे आप अपने घर का रिनोवेट कराते हो ना, रेनोवेशन कराते हो अपने घर का, पेंट कराते हो, फर्नीचर सही कराते हो, ऐसे ही इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है, कंपनी को अंदर ही अंदर दोबारा से रीऑर्गेनाइज करना, पर बंद नहीं करते इसमें, ना कोई नई कंपनी बनती है ना कोई पुरानी बंद होती है। अब एमेलगेमेशन की डेफिनेशन यही है, जब दो से ज्यादा एग्जिस्टिंग कंपनी लिक्विडेट होती है और नई कंपनी फॉर्म होती है उसे बोलते हैं एमेलगेमेशन। ये AS 14 के अकॉर्डिंग आता है, आपको याद होना चाहिए। टाइप्स ऑफ एमेलगेमेशन, एक होता है नेचर ऑफ मर्जर, एक होता है नेचर ऑफ परचेज। तो एक नेचर ऑफ मर्जर, एक नेचर ऑफ परचेज है, दो टाइप की यहाँ पे एमेलगेमेशन होती है। तो मर्जर में कुछ कंडीशंस होती है जो आपको याद रखना है कि अगर एमेलगेमेशन नेचर ऑफ मर्जर है, यानी दो कंपनी आपस में जुड़ रही है, मिल रही है, तो इनको कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली, ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी बिकम द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। जो कंपनी बेचने वाली है और जो कंपनी खरीदने वाली है, तो बेचने वाली को क्या बोलते हैं? ट्रांसफरी कंपनी, और जो खरीद रही है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफरर कंपनी। तो ट्रांसफरर कंपनी जो होगी, सॉरी, जो बिकने वाली कंपनी है उसे ट्रांसफरर कंपनी बोलते हैं, और ट्रांसफरी कंपनी जो खरीद रही होती है, ठीक है। तो जो ट्रांसफरर कंपनी होती है उसकी जितनी भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होंगी, जो बिकने वाली कंपनी है उसकी जितनी भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होंगी, वो जो खरीदेगा, जो खरीद रही है कंपनी, उसकी लाइबिलिटीज बन जाएंगी एमेलगेमेशन के बाद। भैया जो बिकने वाले की जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज थी, तो जो खरीदने वाली कंपनी है उसकी वो सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज बन जाएंगी एमेलगेमेशन के बाद। शेयर होल्डर कम से कम 90% जो शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर ट्रांसफरर कंपनी के, बिकने वाली के, वो तैयार होंगे नई कंपनी के शेयर होल्डर्स बनने के लिए। 90% तैयार होंगे बनने के लिए, ठीक है। आवाज कम करो थोड़ी। साथ ही साथ जो बेच रही है कंपनी या जो खरीद रही है कंपनी, वो ये इसको बंद नहीं करेगी। अगर खरीद रही है तो उसको चलाने के लिए खरीद रही है, ताकि हम इसको आगे कंटिन्यू करें, ये नहीं कि उसको बंद कर दें। तो ये भी याद रखिएगा कि बिजनेस जो है वो कैरिड आउट होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो है, यहाँ पे ये बोला गया है कि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कंपनी के अंदर, कोई भी किसी भी तरीके की बुक वैल्यू जो होगी, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की जो वैल्यू होगी, उसमें कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। ये किसका मेथड था यहाँ पर, और ये कुछ कंडीशंस थी, ये फिर से आ गया। फिर एक दूसरा है, इसके अंदर दो मेथड्स होते हैं, आपको याद रखना है मर्जर के अंदर। एक होता है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, और परचेज के अंदर होता है परचेज मेथड। तो हम इसका पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड देख लेते हैं। देखो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड मर्जर का ही मेथड है। इसके अंदर जो भी आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होंगी वो पुराने अमाउंट पे ही रिकॉर्ड होंगी, जो एग्जिस्टिंग अमाउंट था। साथ ही साथ जो अकाउंटिंग पॉलिसीज वो लोग फॉलो कर रहे थे वही फॉलो करनी है आपको भी।
साथ ही साथ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर कैपिटल इश्यूड एंड द शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफर कंपनी शुड बी एडजस्टेड इन रिजर्व्स। देखो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो भी आपकी जो कैपिटल थे, सब जो भी कंपनी की वैल्यू थी उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल, और आपने जिसमें जितने में खरीदा है उसको, अगर उनके बीच में कोई डिफरेंस आता है तो उसको रिजर्व में डाल दिया जाता है। मान लीजिए भाई कंपनी की कैपिटल 10 लाख की थी और आपने उसे 15 लाख में खरीदा, तो जो 5 का डिफरेंस आया, जो भी 5 लाख का डिफरेंस आया, उसको रिजर्व में एडजस्ट किया जाता है। दूसरा मेथड होता है परचेज मेथड। देखो परचेज मेथड के अंदर जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होती हैं, ठीक है, वो रिकॉर्डेड होती है, या तो उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है या फिर फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दी जाती है जिस दिन एमेलगेमेशन किया जाता है। ज्यादातर तो फेयर वैल्यू पे ही होती है परचेज मेथड के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पे जो रिजर्व है, स्टैट्यूटरी रिजर्व को छोड़कर बाकी कोई भी रिजर्व जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ट्रांसफरी कंपनी में नहीं ऐड होता। भाई जो बेचने वाली जो खरीदने वाली कंपनी है, तो वो जो जिसको बेच खरीदेगी, ये बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, खरीदने और बेचने वाली कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी वो है जो बिक रही है और ट्रांसफरी कंपनी वो है जो खरीद रही है, ठीक है। तो जो भी ट्रांसफरर कंपनी के जो भी रिजर्व्स होते हैं ना, स्टैट्यूटरी रिजर्व को छोड़कर, वो ट्रांसफरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नहीं रिकॉर्ड होंगे। अब याद रखो परचेज मेथड में मैंने आपको बोला था ना रिजर्व एडजस्ट होते कैसे होते हैं। अगर आपका कंसिडरेशन आपकी नेट एसेट्स वैल्यू से ज्यादा है, यानी कंपनी की जो ट्रांसफर कंपनी थी उसकी वैल्यू सपोज करिए 10 लाख थी, लेकिन आपने उसको खरीदा 15 लाख में, तो यानी जो 5 लाख आप ज्यादा दे रहे हो वो आप दे रहे हो गुडविल के, क्या हो जाएगा, गुडविल में। वही अगर कंसिडरेशन कम है नेट एसेट्स वैल्यू से, यानी वैल्यू 10 लाख की थी और आप 8 लाख में खरीद रहे हो, तो यानी वो जो आपको फायदा हो रहा है वो आप कैपिटल रिजर्व में डाल दोगे, ठीक है। वही 10 लाख की कंपनी थी, आपने 8 लाख में खरीद ली। अब आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जब होता है जब एक और एक से ज्यादा कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है, यानी कंपनी दूसरे बिजनेस को खरीद लेती है। इसमें कोई भी नई कंपनी नहीं बनती, याद रखिएगा, एब्जॉर्प्शन के अंदर कोई भी नई कंपनी नहीं बनती है। यहाँ पे एक कंपनी डूब जाएगी, लिक्विडेट हो जाती है, बट नई कंपनी नहीं बनती, ये बस आपको याद रखना है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये भी एब्जॉर्प्शन की तरह ही होता है। मतलब कोई जो नई कंपनी फॉर्म्ड होती है टू परचेज द बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, कोई नई कंपनी को फॉर्म किया जाता है पुरानी कंपनी को खरीदने के लिए, ठीक है। और जितनी भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होती है एग्जिस्टिंग कंपनी की, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है जो नई कंपनी बनाई गई है। जैसे सपोज करिए एक्स कंपनी है, वो लिक्विडेट हो गई, बंद हो गई, एंड अ न्यू कंपनी आई, कोई वाई लिमिटेड करके वो आई और उसने एक्स लिमिटेड कंपनी को खरीद लिया, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल, टेक ओवर कर लिया, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अब डिफरेंस समझ लो इन लोगों के। एमेलगेमेशन का कब क्या होता है, नई कंपनी फॉर्म्ड होती है। एब्जॉर्प्शन में कोई नई कंपनी फॉर्म नहीं होती। रिकंस्ट्रक्शन में नई कंपनी फॉर्म्ड होती है। साथ ही साथ एमेलगेमेशन में दो कंपनीज दोनों की दोनों लिक्विडेट होती, मतलब बंद होती, तभी नई बनती है। लेकिन एब्जॉर्प्शन में एक कंपनी दूसरे को खरीदती है, तो यानी एक ही खाली लिक्विडेट होती है। और रिकंस्ट्रक्शन में भी सिर्फ एक ही कंपनी वाइंड अप होती है। ऑब्जेक्टिव क्या है एमेलगेमेशन का, कि कंपटीशन को हटा दो, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि जो वीकर यूनिट्स हैं उनको थोड़ा कमजोर को उठा के नई जो अच्छी कंपनी होती है, स्ट्रॉन्ग कंपनी, वो वीकर वैल्यू को उठा लेती है। और रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर देना सारे लॉस फिक्टिशियस असेट्स को राइट ऑफ करने के लिए। पोजीशन एमेलगेमेशन में सेम रहती है। एब्जॉर्प्शन में जो है वो जो परचेसिंग कंपनी है जो खरीदेगी उसकी बेटर होती है पोजीशन, ठीक है। लेकिन रिकंस्ट्रक्शन में जो पोजीशन होता है वेंडर कंपनी की वो बैड होती है, बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस वगैरह बहुत ज्यादा होता है फिक्टिशियस, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, वो पुरानी कंपनी जो लिक्विडेट होती है उसको वो टेक ओवर करती है, तो सारे लॉसेस फिक्टिशियस असेट्स का फर्क पड़ता है, इसीलिए। अब बात करते हैं होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी इज अ कंपनी और फर्म दैट ओन्स अदर कंपनीज आउटस्टैंडिंग स्टॉक। It usually refers to company which does not produce goods or service itself, rather its only purpose is owning share of other companies. एक होल्डिंग कंपनी का सिंपल सा मतलब होता है, कोई होल्डिंग कंपनी किसी सब्सिडरी कंपनी के 51% शेयर से ज्यादा होल्ड कर ले तो वो होल्डिंग कंपनी होती है। सिंपल सा मतलब, इनका कोई काम नहीं है बिजनेस चलाना है क्या करना है, उनका काम होता है शेयर्स खरीदो और 51% से ज्यादा और कंट्रोल करो, बस इतना इतना इनका मन होता है खाली, और कुछ भी नहीं होता। कंट्रोल करना होता है इनका, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, हाफ ऑफ द नॉमिनल वैल्यू को होल्ड करके बैठते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 51% से ज्यादा अगर वोटिंग राइट ले लेते हैं वो लोग, तो पेरेंट होल्डिंग बन जाती है यहाँ पर। इसके कुछ 3 कॉन्सेप्ट है। एक तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होता है। देखो जब होल्डिंग कंपनी ने होल्ड नहीं किया था, यानी कंट्रोल नहीं किया था, उससे पहले का जो प्रॉफिट होता है वो गुडविल और कैपिटल रिजर्व में क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। लेकिन अगर आपने होल्ड कर लिया है 51%, होल्ड कर लिया, उसके बाद प्रॉफिट कमाया जा रहा है, तो उसको हम लोग होल्डिंग कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। आपको बस याद रखनी है चीजें।
तीसरा है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। देखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि एक कंपनी आई, उसने एक अपनी सब्सिडरीज के 80% शेयर्स वोटिंग राइट ले लिए, तो जो 20% बचते हैं वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, यानी बाहर वाले शेयर होल्डर का जो भी शेयर होता है, नेट एसेट्स 20% ही हुआ ना उनके, तो बेचारे 80% तो उसने ले लिए, तो 20% जो ये शेयर होल्डर का शेयर है नेट एसेट्स में, इसको बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, ज्यादा बस आपको ये याद रखना नहीं है, और सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ऊपर ऊपर आप लोगों को ही बताया हुआ है ज्यादा, और बाकी इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं पढ़ने के लिए। बाकी बस थोड़ा सा टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स वगैरह शायद इसमें मिस हो गए, वो आप लोग अपनी तरफ से कर लीजिएगा, टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स कर लीजिएगा, बस ज्यादा इसमें और कुछ नहीं करना है। बाकी मैंने यहाँ पे सब कुछ करा दिया है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, आप लोग लर्न कर सकते हो। वैसे यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम बनने के चांसेस होते हैं, थोड़ा बहुत ही यहाँ से क्वेश्चन आता है। बस ज्यादा जो क्वेश्चन आएंगे देखो, वो ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बता देती हूँ, एमेलगेमेशन, एब्जॉर्प्शन, कंस्ट्रक्शन के दोनों टाइप्स, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिया मैंने। मेथड आएंगे, ये पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट और नेचर ऑफ मर्जर आएगा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिक्विडेशन आपका इंपॉर्टेंट है, परचेज कंसिडरेशन भी आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी आप सबके टाइप्स लर्न कर लेना, बस ज्यादा नहीं, टाइप्स क्या है, मैथड्स क्या है, ठीक है, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या क्या कर सकते हैं, ऊपर ऊपर का लर्न करिएगा, ज्यादा कुछ आएगा नहीं, डीपली नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक था, आई होप सेशन अच्छा लगा हो आप लोगों को। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।